सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वो विकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 121 से 120 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, और वहां पर हम लोगों ने 2 पार्ट में इनको कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक मिल जाएगी। आप सारे के सारे क्लासेस को देख डालिए अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आए। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, और आज आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को मैं खत्म कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, पठन के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको बताया था कि जो पठन होता है उसके 4 प्रकार होते हैं: मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123 है, पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा व्यवहारिक रूप है। पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। कुछ भी लिखा होता है तो हम उसको पढ़ते चले जाते हैं अगर अच्छे से हमको पढ़ने आ रहा है तो ये हमारे व्यवहार में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता या लेखनीयता। तो अगर हम लिख करके अपने भावों को विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा कौन सा पॉइंट आपने आगे लिख दिया, कौन सा पॉइंट पीछे। जैसे किसी विषय पर आप निबंध लिखते हो तो पहले उसके बारे में प्रस्तावना में कुछ बता देते हो, फिर आप उसके बारे में विस्तार से उसके प्रकारों के बारे में, जैसे प्रदूषण के बारे में आप लिखोगे तो सबसे पहले प्रदूषण क्या है इसके बारे में लिखोगे, फिर उसके प्रकार के बारे में लिखोगे, फिर एक एक प्रकार को डिटेल में बताओगे, फिर आप उपसंहार पर आओगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखित अभिव्यक्ति अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, लिख करके अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, वरना पढ़ने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, भाषा की कितनी इकाइयां हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो किसी भी भाषा की टोटल 3 इकाइयां होती हैं। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, वर्ण के भेद होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्राओं के आधार पर अगर हम बात करें, जो स्वर होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, इसके अलावा ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 128 है, ध्वनि क्या है। ध्वन्यात्मक भाषा शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ध्वन्यात्मक भाषा और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, यानी कि ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, ध्वनि के मूल तत्व है सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं उत्पादन, संवहन, ग्रहण या उपरोक्त सभी। ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फ्रेंड या आपके शिक्षक ने कुछ भी आपसे बोला तो पहले तो उसने बोल दिया, अब उसका संवहन होते हुए आपके पास पहुंचेगा, फिर आप उसके विचारों को ग्रहण करेंगे, फिर अपनी बातों को भी रखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निश्चित ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मानवों के मुख से निश्चित ध्वनि का, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, इसी का अध्ययन करते हैं हम ध्वनि विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 132 है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव कौन कौन से हैं मनुष्य के। तो काकल, कंठ, दंत ये सभी हैं। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जिह्वा के आधार पर, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों।
तो जीवा के आधार पर और ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, दोनों ही आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, ह्रस्व में स्वर होते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी जो संख्या है वो 4 होती है, अ, ई, उ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, यही 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं जैसे कि ए ओ औ, तो इनको बोलने से जो हमारे ओठों की आकृति होती है वो ओठों की आकृति हमारे अलग अलग बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों में देखिए अनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो ये जो अ है इसके बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, च, सब में पीछे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी कि अ सब में अंडरस्टूड है। आप समझिए जितने भी वर्ण हम बोलते हैं व्यंजन के उसमें अ आ ही जाता है, अ छिपा होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो बिना स्वर के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, 10 इकाई के योग को कहते हैं। 10 इकाई मतलब एक बार आप 10 को लिखिए, एक 10 बार लिखना है, ठीक है। तो एक आप 10 बार लिखोगे तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 10। तो 10 बार हमने एक लिखा, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 10 होगा ना। तो 10 यहाँ पर देखिए दहाई पूछा है, तो 10 दहाई के योग को कहते हैं। तो बस यहाँ पर एक 0 बढ़ाते चले जाइए, 10 दहाई मतलब 10 बार 10। तो सब में जब हम 10 बार हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 हमारे पास है, इनको जोड़ेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। तो बस यहाँ पर 100 रुपए को ही हम कहते हैं एक सैकड़ा। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 139 है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। बच्चों को क्लास में पोयम पढ़ाई जाती है या पोयम सिखाई जाती है, तो क्यों सिखाई जाती है, उसका क्या रीजन है। कविता शिक्षण के उद्देश्यों में देखिए, छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही है। छात्रों में भावनात्मक तथा चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, ये भी सही है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी ऐसी कविताएं सुनाई जाती हैं जिसमें अच्छी हैबिट, अच्छी आदतें होती हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सुक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141 है, ख वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो ख यानी कि क वर्ग में आता है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं। आप सभी को इसका आंसर पता है, 26 होते हैं। A to Z में 26 अक्षर होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 143 है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से जो शब्द है, आप कहीं कहीं देखोगे आपको 2 प्रकार मिलेगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर आप देखिए 2 है ऑप्शन में, ठीक है। अब दूसरा हम विचार करते हैं, जो दूसरा है अर्थ के आधार पर उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विपरीतार्थक शब्द यानी कि जो उल्टे शब्द होते हैं, तीसरा है समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा है अनेकार्थी शब्द और छठवां है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। टोटल 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सा के साथ ही जाएंगे दोस्तों, सार्थक और निरर्थक। अगर ऑप्शन में 6 होता तो हम उसको लगाते। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्यों की बात करें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, जैसे अशोक राजनगर में रहता है, ये बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है दोस्तों। इसके बाद देखिए निषेधात्मक वाक्य, जिसमें नहीं आता, जैसे कि मैं आज नहीं जाऊंगा। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या तुम आज ही वापस जाओगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
फिर है विस्मयादिबोधक वाक्य जैसे कि अरे राजन तुम, इस तरीके से, यानी कि जिसमें चौंकने वाली बात हो, आश्चर्यचकित होने वाली बात हो। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कि तुम बाजार जाओ, ठीक है, इस तरीके से। फिर है इच्छावाचक वाक्य, मैं चाहता हूं कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही चलूं, या फिर तुम्हारी नौकरी लग जाए, या इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर है संदेहवाचक वाक्य जिसमें शायद मैं आज देर से लौटूं। फिर इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य जिसमें अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, ये संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से टोटल 8 वाक्यों के प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 2 प्रकार का, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 146 है, या रा ला वा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? कितना आसान सा प्रश्न है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, पाठशाला शब्द किस प्रकार का है? योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब, यौगिक शब्द है। पाठ और शाला दोनों को जोड़ करके बना है। क्वेश्चन नंबर 149 है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य पहला, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, वाक्य के भेद हैं उद्देश्य, विधेय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी वाक्य होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, अ ई उ री स्वर हैं, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, ह्रस्व स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो अ ई उ री जो है दोस्तों ये ह्रस्व स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 पर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी जो लिपि है इसका जो विकास हुआ दोस्तों ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, सुलेख विहीनता या ध्वनि विपर्यय। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सुलेख विहीनता। यह अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, लिखने का उच्चारण करने से बहुत संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह को जो बना हुआ है कॉमा, इसको तो इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अल्प विराम। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है। तो आश्चर्य, हर्ष, शोक विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग होता है इस तरीके से। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, कोष्टक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, इतिश्री के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये है जब कोई नाटक, कोई कहानी, कोई पुस्तक, कोई भी काव्यांश खत्म होता है तो इस तरीके का चिन्ह होता है वहां पर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 158 है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो अच्छे से आप पहचानते हो प्रश्नवाचक चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 159 है, निदेशक चिन्ह इसमें से डैश कौन सा है? तो डैश यहाँ पर देखिए बना हुआ है ऑप्शन सा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुनासिक चिन्ह है। तो अनुनासिक आप सभी लोगों को पता है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सा, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार यानी कि केवल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 161 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ये ट, ठ, ड, ढ ट वर्ग में आता है। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं व्यंजन वर्ण, यानी कि बिना स्वरों के हम इनको बोल ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 163 है, क और स के योग से क्या बनता है? तो क और श से मिलकर के छ बनता है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, अंग, य, अड़ा, न, म वर्ण है। तो अंग, य, अड़ा, न, म ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। नासिक यानी कि नाक, जब इनको हम बोलते हैं अंग, य, अड़ा, न, म तो ये हमारे नाक से ध्वनि आती है। क्वेश्चन नंबर 165 है, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो अनुस्वार अभी मैंने आपको बताया एक बिंदु से और अनुनासिक को चंद्र बिंदु से।
क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं। 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है तो 9 है। 9 के बाद 10 आ जाता है और ये 2 अंक का हो जाता है, तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है। गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है और वो दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं। जोड़ की क्रिया में इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, सैकड़े को सैकड़े से जोड़ते हैं, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है। गुणा में संक्रियाएं होती हैं गुण, गुणक, गुणनफल या उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170 है। एक सैकड़ा बराबर होता है, एक सैकड़ा यानी कि 10 दहाई के, यानी कि 10, अगर हम 10 नोट रखते हैं 10 की तो वो बन जाएगा एक सैकड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है। इनमें से 134 में इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 4 है, तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है। 10 इकाई के योग को कहते हैं, तो 10 इकाई के योग को हम क्या कहते हैं, 10 इकाई मतलब 10 बार आप एक को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 बार आप एक को जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार और 10, तो क्या मिलेगा हमको, 10 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है दहाई, ये इकाई का मतलब अपने दिमाग में हमेशा एक रखोगे आप तो कभी गलत नहीं होगा। इकाई मतलब एक और 10 बार हमको एक को जोड़ना है, तो 10 इकाई के योग को हम क्या कहेंगे, दहाई कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2018 में आरंभिक स्तर पर भाषा की जो आपका पेपर हुआ था, इसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, तो इसका भी हल जो है इस पेपर में दिया गया है, यानी कि परीक्षा पुनः ली गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। आपके पवन सीरीज के अतलघुत्री प्रश्नों को भी ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बहुविकल्पीय को भी मैंने खत्म कर दिया। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को आप देखिए, आपको चैनल पर मिल जाएंगे सब के सब, क्योंकि सीरीज को पढ़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको 8 विषयों के 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, हाथों से लिखे हुए PDF चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मास्टर क्लासेस, आपको हर चीज मिल जाएगी हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।